रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर क्यों नहीं होती है, उसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए दो देश थे, एक का नाम एक्स था, एक का नाम वाई था। आपने इन दोनों को शुरुआत में 100-100 रुपए दिया कि भाई मेरे देश में रुपया चलता है, आप 100 रुपए रखिए, आप 100 रुपए रखिए। दोनों से कहा जाओ बेटा इस 100 रुपए से कुछ बढ़िया बना कर लाओ। एक्स देश गया, उसने 100 रुपए में 100 आम के पौधे लगा दिए। वाई देश भी गया, उसने भी 100 रुपए में 100 आम के पौधे लगा दिए। दोनों ने बढ़िया कर लिया। अभी भी एक्स और वाई बराबर जगह खड़े हैं, लेकिन वाई तेजू निकला। उसने भाई साहब अगली बार इस आम की निकली हुई गुठलियों से फिर और आम के पौधे लगा दिए। इधर एक्स वाले इन आमों को बेचकर खाकर सुख लेने लगे। इनके आम खत्म होने लगे, उनके आम बढ़ने लगे। तो टेक्निकली मिले 100-100 रुपए ही थे। इन भाई साहब ने आम से आम बनाए और ये आम खा के गुठलियों के दाम भी नहीं वसूल पाए। उधर वाई और तेजू निकला। उस भाई साहब ने आगे चल करके उन आमों से आम का रस, आम का पना, आम का अचार, पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। इनके 100 रुपए में कितना सारा सामान मिल गया। मतलब कि ये अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, क्योंकि इन्होंने 100 को 200 में, 200 को 400 में बदल दिया। क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास तो 100 की 100 ही आम के पेड़ रह गए, और 100 के आम पेड़ों से जितना आम निकला वो आम एज इट इज सामने खड़ा है। तो कुल मिलाकर के वाई जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी बनता चला गया। अर्थात दोनों के मूल्य बराबर तो नहीं रहे। अर्थात यह हुआ कि धन की वैल्यू बराबर होने के लिए आवश्यक है कि उस धन से जुड़े हुए जो वस्तु हैं उनकी वैल्यू कितनी है। अर्थात उस धन से यानी उस कंट्री के अंदर जो सामान है उसकी वैल्यू कितनी है। इस आधार पर तय होता है करेंसीज का पहला कंपैरिजन, कि अगर इंडिया में किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो क्या वो 1 लाख रुपए में इतने सामान खरीद सकता है जितने अमेरिका में खरीद सके, या फिर अमेरिकी 1 लाख डॉलर में वो उतने सामान खरीद सकता है। इस तरह से दोनों वस्तुओं के भाव तय होते हैं। पहला आधार ये होता है। ऐसे ही इस काम को फिक्स रखने के लिए तो अब जिन जिन कंट्रीज के बीच में ये अंतर पैदा होता चला जाता है कि भाई मेरे 1 रुपए में इतना माल मिल सकता है, इनके 1 रुपए में इतना सा ही माल मिलता है। इसका मतलब इन दोनों के रुपयों में अंतर आ चुका है। इस अंतर को अगर बाजार में उत्पादित हुए वस्तुओं से ही मैनेज देखा जाए तो इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। आज एक डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। मतलब डॉलर से लोगों का रुझान जुड़ रहा है और रुपए से रुझान घट रहा है। रुपए में वो नहीं हो सकता जो डॉलर में हो सकता है। डॉलर की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, अमेरिका के अंदर पैसा बढ़ रहा है, जिनके पास डॉलर है वो माला माल हो रहे हैं। इस तरीके की जो धारणा है ये सबसे पहला इंप्रेशन है। तो ये वाली जो एक्सचेंज रेट है ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाती है। ठीक है साहब। दूसरी प्रकार की एक्सचेंज रेट होती है और वो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें कोई कंट्री खुद से डिसाइड कर लेती है कि भाई मेरा तो 1 रुपया इतने का ही बिकेगा, या फिर मैं इतने डॉलर में 1 रुपया ही दूंगा। ये डिसाइड करने वाले लोग अपनी तरफ से तो डिसाइड कर लेते हैं। आप कहेंगे कोई ऐसा देश है क्या? बिल्कुल है। बहरीन है, हांगकांग है, इराक है, सऊदी है, ये लोग फिक्स कर चुके हैं। लेकिन वही वाली बात है, कोई देश कहे कि नहीं खरीदना हमको आपका सामान, जैसे इंडिया वाले कहने लगे कि साहब मैं तो 1 रुपए में ही 1 डॉलर बेचूंगा, तो सामने वाला कहेगा ठीक है सर, फिर हम आपके यहां पर डॉलर का इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में क्यों करें? आपके यहां आने का बड़ा कारण यह था कि हमें आपके यहां लेबर सस्ती मिल जाती थी, जमीन सस्ती मिल जाती थी, काम करना जल्दी आसान हो जाता था, इसलिए हम यहां पर आए। आपके यहां पैसा क्यों लगाएं? हम तो अपने यहां जा रहे हैं। इसका मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट वाले इकोनॉमी तुलनात्मक रूप से एफडीआई प्राप्त नहीं करती। दुनिया के देश वहां पर आना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि भारत ने अपने यहां पर एक्सचेंज रेट्स को बार बार बदला है, अपनी करेंसी को खुद से डिवैल्यूएट किया है, किसी से कहे बिना ही हमने खुद से गिराया है कि भाई सुनो, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर मान लो और अपने डॉलर को हमारे देश में इन्वेस्ट करने लेकर आओ। भारत ने 1949 में, 1966 में, 1991 में खुद से रुपए को गिराया है। रुपए को गिराया है मतलब कि साहब 1 डॉलर में हम इतना रुपया कर लेंगे। ऐसा क्यों? ताकि जिनके पास डॉलर है उन्हें लगे कि इंडिया सस्ता है, चलो यहां पर निवेश करते हैं। और हुआ भी यही। हम क्राइसिस के टाइम में जब जब फंसे तब हमें डॉलर की जरूरत पड़ी। अब बड़ा सवाल, हमें डॉलर की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि दुनिया में डॉलर चलता है। आप रुपए से पेमेंट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि आपके रुपए से दूसरे देश को कुछ और मिल नहीं रहा ना। ये वही वाली बात हो गई जो बार्टर सिस्टम के समय मैंने की थी। उदाहरण के लिए, आज आपने सऊदी से तेल खरीदा, और उसको रुपए पकड़ा दिए कि सर ये लो, हमको तेल चाहिए था, आप रुपए ले लो। अब सऊदी ने कहा सर मैं इस रुपए का करूं क्या? आपने कहा कि आप अमेरिका से आईफोन मंगवा लो। अमेरिका ने कहा मैं मानता ही नहीं हूं इसको रुपया, मैं इसको करेंसी मानता ही नहीं हूं। आपने कहा कि हम नाराज हो जाएंगे। बोले हो जाओ, आपको भी मेरी जरूरत है, इसको भी मेरी जरूरत है,
तो मैं ज्यादा बड़े से पर हूं ना, क्योंकि मैं बड़ी अर्थव्यवस्था हूं। भैया इतना कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, वो 29 ट्रिलियन डॉलर पर बैठा है, हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर बैठे हैं। वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, 30-35 करोड़ पॉपुलेशन लेकर बैठा है, हम 145 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर बैठे हैं। हमारे यहां पर इतनी ज्यादा विषमताएं हैं, वो सब कुछ डेवलपमेंट की तरफ ले जा चुका है। इसका मतलब हम मुकाबले में कहीं नहीं खड़े। जब नहीं खड़े तो उसकी मर्जी चल रही है, मतलब मैं तो डॉलर ही लूंगा। तो फिर सऊदी आपसे बोला सर, वो सामने वाले ने कहा है कि वो डॉलर ही लेगा, वो रुपया ले नहीं रहा है। तो आपने कहा कि हम क्या करें? सर हमें डॉलर दे दीजिए। आपने कहा भाई मेरे पास डॉलर तो नहीं है। तो सर डॉलर कमाइए। तो अब आप डॉलर कमाएंगे कैसे? डॉलर कमाने के लिए आप गए अमेरिका के पास कि सर सुनो ना, आप हमारी वस्तुओं को खरीदो और हमें डॉलर में पेमेंट करो। तो अमेरिका ने कहा वाह साहब वाह, हम आपके यहां से सामान क्यों खरीदें, ये बताओ आपके यहां ऐसा क्या पैदा हो रहा है जो हम आपसे खरीदें? आपने कहा सर हम देखो सस्ती लेबर देते हैं, हमारे यहां पर सस्ता सर्विस है, आप हमसे सर्विस खरीदो। तो अमेरिका ने कहा नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े लोग हैं, आपको तो $1 $1 के बराबर चाहिए, तो मैं आपके लोगों से सर्विस क्यों कराऊं, किसी और देश से ना करा लूं? वहां पर तो लोग सस्ता काम करने के लिए मरे जा रहे हैं, तो मैं आपसे ही क्यों कराऊं? आपने कहा हाँ यार ये बात तो लॉजिकल है। फिर अमेरिका को समझाया गया सर सुनिए ना, एक काम और कर सकते हैं, हम आपको सस्ते में काम करके दे देंगे। कितने में काम करके दे दोगे? सर $1 का काम, आप $1 दो हमें, हम आपको $1 में ₹50 के बराबर काम करके दे देंगे। वेरी गुड। सर आप हमें $1 दो, हम आपको ₹87 के बराबर काम करके दे देंगे। मतलब समझ गए? हमें डॉलर की जरूरत है इसलिए हम उनको सस्ता काम देना चाहते हैं। सस्ता काम देंगे तो ही डॉलर हमारे पास आएगा। और डॉलर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वर्ल्ड को पेमेंट डॉलर में करने हैं। दुनिया भर से माल खरीद लिया, उस माल के पेमेंट्स करने हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अरे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा। 1991 में जैसा हुआ, आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, ऐसे गोल्ड गिरवी रखना पड़ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं रह पाएगी। आज श्रीलंका के या पाकिस्तान के जब हालात देखते हैं तो श्रीलंका के साथ हुआ क्या था? उसके पास फॉरेक्स ही तो खत्म हो गया था, तो तेल के टैंकर खड़े रह गए, तेल वाले कह रहे हैं $1 दो तो तेल खाली करें, नहीं तो नहीं होगा, तो श्रीलंका बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी दिक्कत चल क्या रही है? $16 बिलियन आउटर स्टॉक है, जिसमें से $9 बिलियन सऊदी वालों ने धर रखा है कि ये दिखाने के लिए धर रखा है, यूज मत कर लेना क्योंकि पेमेंट नहीं देंगे तुमको हम। तो कुल मिलाकर के दुनिया में डॉलर का जो वर्चस्व हुआ वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए हुआ। आपको दुनिया को पेमेंट करना है, वो दुनिया 80% ट्रेड में डॉलर ही एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए आपको अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ा कि भाई साहब डॉलर देते रहो। फिर डॉलर हमारे यहां आता कैसा है? एक तो वो सर्विस का पेमेंट करते हैं, दूसरा हमसे यहां सस्ते सामान मंगाते हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि भारत $118 बिलियन के आसपास यूएस के साथ ट्रेड करता है और उसमें ट्रेड सरप्लस में रहता है, ज्यादा माल बेचते हैं हम उनको और डॉलर लेते हैं। डॉलर जब हमारे पास आता है तो दुनिया के सामने हम खड़े हो पाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम अमेरिका से कहते हैं कि भाई आओ और हमारे यहां पे हमारी कंपनियों में निवेश करो, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सर एफडीआई करो, एफडीआई करके हमें पैसा देकर के जाओ, डॉलर्स देकर के जाओ। तो अमेरिका से हमें एफडीआई भी मिलता है। तो सर दुनिया का कोई और देश नहीं आता क्या हमारे यहाँ पे? आता है, लेकिन 80% दुनिया जब व्यापार ही डॉलर में कर रही है तो वो भी आते हैं तो डॉलर लेकर आते हैं। तो एक तरीके से विदेशियों का आना या विदेशी व्यापार का आना डॉलर लाता है और उनको आकर्षित करे रखने के लिए हम रुपए को कमजोर करके चलते हैं। ठीक है साहब? तो उम्मीद है कि रुपए का जो कमजोर होना है, कि शुरुआत 1947 में जहां 3.30 के रुपए के बराबर थी, वो हमेशा की तरह डाइल्यूट होते 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 87 रुपए तक कैसे पहुंची, वो उम्मीद है कि आप लोगों को यहां से मेरी बातों से क्लियर हो गया हो।